नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम मसला में। और मैं हूं आपके साथ ज्योति आर्या। लोकसभा चुनाव के दौरान हरियाणा में 50-50 के मुकाबले के बाद अब विधानसभा के चुनाव के लिए पार्टियों ने कमर कस ली है। इधर प्रदेश में लोकसभा की 5 सीटें जीतने से उत्साहित कांग्रेस ने राज्य में 70 से अधिक विधानसभा सीटें जीतने का लक्ष्य रख लिया है, तो उधर बीजेपी का कहना है कि वो हरियाणा विधानसभा में भी इस बार जीत की हैट्रिक लगाएगी। वहीं इस साल जो है पिछले बार के चुनाव 2019 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले इस बार कांग्रेस के मतों में करीब 20% की बढ़ोतरी हुई थी और इस बार के चुनाव में कांग्रेस ने 46 विधानसभा सीटों पर बढ़त भी हासिल की थी। कांग्रेस का कहना है कि 16 जून से लेकर के 14 जुलाई तक सभी जिलों में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया जाना है, जिसमें आगामी चुनाव को लेकर के रणनीति तैयार की जाएगी और इसीलिए विधानसभा चुनाव को लेकर के उप समिति का गठन भी कर दिया गया है। और कांग्रेस नेता वीरेंद्र चौधरी का कहना है कि कांग्रेस को इसी का फायदा उठाते हुए एक मजबूत चेहरा बीजेपी के खिलाफ खड़ा करना चाहिए। अब सवाल यह है कि वो बड़ा चेहरा होगा कौन। लेकिन दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव में कांग्रेस में हुए टिकट बंटवारे पर अभी भी घमासान चल रहा है। सांसद शैलजा समेत तमाम कांग्रेस समर्थक टिकट बंटवारे पर सार्वजनिक मंचों से सवाल उठा रहे हैं और साथ ही क्षेत्रीय दल भी चुनाव में बेहतर प्रदर्शन के लिए तैयारी करते नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में पार्टियों के क्या क्या एजेंडे रहने वाले हैं। जो भाजपा की सरकार है वो अपना बहुमत खो चुकी है और इसका लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि बहुत से विधायक चाहे वो निर्दलीय हैं चाहे दूसरे छोटे दलों से हैं, वो आज भाजपा का समर्थन नहीं कर रहे। तो मैं ये समझता हूं कि विपक्ष को मिलके अपना एक प्रत्याशी खड़ा करना चाहिए भाजपा के प्रत्याशी के मुकाबले में। और हो सकता है कि भाजपा में भी बहुत से ऐसे विधायक हैं जो भाजपा की जो आर्थिक नीति लगा लो या हरियाणा के संदर्भ में जो एक किसानों के प्रति भाजपा का जो रवैया रहा है, युवाओं के प्रति जो रवैया रहा है, जिसमें 1.5-2 लाख नौकरियां अब भी खाली पड़ी हैं, और अनेक ऐसे विषय हैं जिनको अगर हम एक मिलके प्रत्याशी खड़ा करें तो भाजपा की हार का मतलब ये होगा कि हरियाणा में जो कुछ भी उनके पास बचा हुआ है वो भी खोएंगे। और ये जरूरी भी है, क्योंकि हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में भाजपा की 10 साल की जो नीतियां हैं वो किसी न किसी आकलन में अगर देखा जाए तो आम जनसाधारण ने उनका कभी समर्थन नहीं किया। बात ये है कि भाजपा हमेशा नेगेटिव पॉलिटिक्स करती है, तो नेगेटिव नकारात्मक सोच रखकर आप लोगों की सेवा नहीं कर सकते। कांग्रेस ने हमेशा सकारात्मक बात की है, लोगों की भलाई की बात की है, और हम दूसरों पर छींटाकशी करके राजनीति नहीं करते हैं। हमने अब हरियाणा में भी कांग्रेस की सरकार बनानी है। चंद महीनों में हरियाणा में भी बदलाव आएगा, ये लोगों की पुकार है। हमारी सरकार बनेगी, नशा मुक्ति हमारी प्राथमिकता होगी, सख्ती बढ़ती जाएगी। जैसा मैं पहले भी कहती थी, कोई कितनी बड़ी मछली हो, हम सबको पकड़कर और सख्ती से बरतेंगे ताकि हमारे युवा, हमारी पीढ़ी ऐसे खराब ना हो। की डिमांड है कि आप रतिया से चुनाव लड़ें, इसके ऊपर क्या कहना चाहोगे? ये तो लोगों का प्यार है, आगे हाईकमांड का जो भी फैसला होगा वो हम मानेंगे। तो लोकसभा चुनाव के बाद से अब विधानसभा चुनाव के लिए हरियाणा में पार्टियों ने कमर कस ली है, क्योंकि आने वाले 2 से 3 महीनों के अंदर जो है हरियाणा में चुनाव होने हैं। तो इसको लेकर के पार्टियों ने अपने अपने एजेंडे तैयार करने में पार्टियां जुट गई हैं। उधर कांग्रेस 70 पार का इस बार लक्ष्य रख रही है। कांग्रेस का कहना है, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि 70 पार सीटें इस बार कांग्रेस जीतने वाली है। तो उधर बीजेपी का कहना है कि वो जीत की हैट्रिक लगाएगी। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी, लेकिन उससे पहले तैयारियां क्या है, क्या बैठकों का दौर है, क्या क्या एजेंडे हैं और किस तरीके से प्लानिंग के हिसाब से तैयारियां पार्टियां कर रही हैं विधानसभा चुनाव के लिए, ये देखने वाली बात है। लेकिन लगातार जो है अपडेट क्योंकि हम आपको दे ही रहे हैं, तो ऐसे में
अब पार्टियों के अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को लेकर के एक बात और सामने आ रही है कि टिकट बंटवारे को लेकर के जो लोकसभा में टिकट बंटवारा हुआ था प्रत्याशियों में, उसको लेकर के अभी भी कहीं ना कहीं नाराजगी पार्टी के अंदर ही चल रही है। क्योंकि कई खुले मंचों से सांसद कुमारी सैलजा खुद ये कहती हुई नजर आई, क्योंकि उन्होंने इस बीच फतेहाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और वहां पर समर्थकों ने काफी हंगामा भी किया था और खुद कुमारी सैलजा ने यह कहा था कि अगर उस समय में जो टिकटों का बंटवारा है वो सोच समझ के किया जाता तो अभी परिणाम और बेहतर हो सकते थे। लेकिन उधर इस बात पर जो है जवाब देते हुए पार्टी के अध्यक्ष ने कहा था कि इन बातों को कुमारी सैलजा को सार्वजनिक मंचों से नहीं कहना चाहिए, कोई अगर उन्हें दिक्कत है तो वो हमसे आकर के बात करे। तो इससे कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक गुटबाजी का एक दौर जो है एक बार फिर से कांग्रेस में देखने को मिल रहा है। लेकिन इसके बीच जो है अपना प्लान भी पार्टी रखती हुई नजर आ रही है। उनका कहना है कि आने वाले 16 जून से लेकर के 14 जुलाई तक सभी जिलों में कार्यकर्ता सम्मेलन वो करने वाले हैं और इन सम्मेलनों में जो है रणनीति तैयार होगी कि आगे चुनाव में कैसे कैसे क्या क्या किया जाना है। और इसको लेकर के उप समिति का गठन भी कांग्रेस का कहना है कि उन्होंने कर दिया है। और ऐसा ही कांग्रेस के नेता है वीरेंद्र चौधरी, उन्होंने भी कहा है कि अभी लोकसभा परिणामों को देखते हुए एक मौका कांग्रेस पार्टी के पास है, एक मजबूत चेहरा उतारना चाहिए बीजेपी के खिलाफ। अब इसमें अलग अलग तरीके के बयान लोगों के सामने आ रहे हैं, पक्ष विपक्ष का इस पर अलग अलग कहना है। और इस बड़े चेहरे की बात जो उन्होंने की है, मजबूत चेहरे की जो बात की है, उसमें कई तरह के बयान सामने आ रहे हैं। लेकिन उधर क्षेत्रीय दल भी अपनी तैयारियों में जुटे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में क्षेत्रीय दलों का बहुत अच्छा प्रदर्शन भले ही नहीं था, लेकिन क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो भी अपनी तैयारी अब जोरों शोरों से कर रही हैं और हर विधानसभा वार जो है बैठकें हो रही हैं। और ऐसे में देखना ये होगा कि वो किन मुद्दों पर इस बार विधानसभा में उतरने वाले हैं और किस तरीके से अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं, क्या क्या एजेंडे वो रखने वाले हैं। तो ये भी देखने वाली बात होगी। इन्हीं सब मुद्दों पर आज चर्चा करने वाले हैं और चर्चा के लिए मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ेगा। लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें हैं मनोहर लाल कैबिनेट मंत्री जो बन गए हैं अब, उनके पहले करनाल दौरे की, जहां पर कार्यकर्ता उनका भव्य स्वागत करते हुए नजर आए थे। तो अपने अपने स्तर से जो है पार्टियां लगातार तैयारियां करती हुई नजर आ रही, क्योंकि ज्यादा समय अब नहीं बचा है, 2 से 3 महीने मात्र, यूं कहे 80-90 दिनों के बाद जो है चुनाव होने हैं। और ऐसे में ये तैयारियों का दौर जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो इन्हीं सब तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करने वाले हैं और चर्चा के लिए मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय उनका आपसे करवा देती हूँ। राजवीर रोहिला जी, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमल हारना जी, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। साथ ही कृष्ण कुटेल जी, प्रवक्ता इनेलो, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल राजवीर जी आप ही से ले लेती हूँ, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? हाँ ज्योति जी, आ रही आवाज आपकी। महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि कम ही दिन है, अब 3 महीने का लगभग वक्त है। ऐसे में तैयारियां आपकी क्या है? क्योंकि कांग्रेस इस बार 70 पार का लक्ष्य रख रही है। पिछली बार आपने 75 पार रखा था तो आपकी 40 की तकरीबन सीटें आई थी। इस बार कांग्रेस 70 पार का लक्ष्य रख रही है और कह रहे हैं कि बहुत मजबूती से उतरने वाले हैं। तो ऐसे में आपके एजेंडे क्या हैं? आप कितना लक्ष्य रख रहे हैं? ज्योति जी नमस्ते, सभी प्रवक्ताओं को मेरा नमस्ते और आपके जो दर्शकों को भी मेरी राम राम। भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत संगठन है जो जिसने बार बार साबित करके दिखाया। 2014 में हम पूर्ण बहुमत से आए थे और 2019 में हमें दोबारा सरकार बनाई। अब तीसरी बार का हमारा हैट्रिक का मामला चल रहा है। तो इसके लिए हमने मतलब ये लगा लो कि हमारे पास विकास का एक साफ सुथरा ट्रैक रिकॉर्ड है जो हमने किया है और जो हम आगे करने वाले हैं। और हमने अपने कार्यकर्ताओं को भी मोटिवेट किया है कि भाई हमारी जो हार में क्या जीत में किंचित नहीं, जीत में जो सीटें गई है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो वोट परसेंटेज है वो आज भी हमारा इनसे ज्यादा है, आज भी हमारा कांग्रेस से ज्यादा। और जो कांग्रेस ने जो चुनाव लड़ा था, जो प्रोपेगेंडा फैलाया था संविधान का, आरक्षण का, उस पर जनता ने वोट किया है। भाई इन्होंने 400 पार का नारा दे दिया, 400 पार के नारे को इन्होंने संविधान से रिलेट कर दिया, जिसके कारण हमें नुकसान हुआ। तो हमें इन चीजों का ध्यान रखते हुए जनता के हित के लिए जो हमसे बेहतर होगा वो करेंगे और जो हम आगे करने वाले हैं वो जनता में हम बताएंगे। तो इसी आधार पर मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल तैयार है। हमारे जो शीर्ष नेता है नरेंद्र मोदी जी शपथ ले चुके हैं, नायब सैनी जी अपना काम कर रहे हैं। तो जो हमने डिलीवर करना है, जो लगातार घोषणाएं हो रही है, लगातार जो काम चल रहे हैं, अभी पीएम किसान निधि की जो किस्त जारी की है,
अभी जो प्लान जारी किए हैं हमारे मुख्यमंत्री जी ने, तो ये चीजें हम धरातल से उतार रही है। तो आपको 10-20 दिन में और ज्यादा फर्क दिखेगा। और कांग्रेस तो कहीं भी नहीं है आज, क्योंकि कांग्रेस के जो राहुल सिंह ने जो इल्जाम लगाए थे या जो आरोप लगाए थे, शहजाद जी ने जो बोला है, और आज किरण चौधरी जी ने जो बोला है कि भाई राहुल सिंह अपने गिरफ्तार में जाके देखे चारों विधानसभा हार के आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि कांग्रेस में जो गुटबाजी है वो अभी और भी बढ़ेगी। कांग्रेस में जो गुटबाजी है वो और भी बढ़ने वाली। आप देखते जाना, इन्होंने जो काम कर रखा है, इन्होंने जो लोगों को भटका रखा है, एक हल्के में 15-15, 20-20 जो कैंडिडेट खड़े कर रखे हैं इन लोगों ने, इनकी भीड़ नजर आती है ना, वो 15-15, 20-20 कैंडिडेट होते हैं। तो फिर वो टिकट तो एक को मिलनी है, बाकी 14 क्या करेंगे? 14 को हराने का काम करेंगे। तो कांग्रेस अपने दबाव में अपने आप ही नीचे चली जाएगी। कोई घबराने वाली बात नहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए। वो कह रहे हैं कि आने वाले समय में एक मजबूत चेहरा हम खड़ा करेंगे। जो लोकसभा चुनाव में हमारा प्रदर्शन रहा है उसके आधार पर हम बीजेपी के खिलाफ एक मजबूत चेहरा खड़ा करने वाले हैं। ज्योति जी, अभी लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ है, इसमें जो हरियाणा के सीएलपी लीडर है भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उदय भान जी, आप एक बार कराएंगे या दिवेंद्र भाई साहब है जो, इनका पूरी बाइक देखना, पूरी इलेक्शन कैंपेन देखना इनका। इन लोगों ने राष्ट्रीय मुद्दे पर कोई बात नहीं की। इन्होंने राहुल गांधी का एक बार भी नाम नहीं लिया। इन्होंने स्थानीय मुद्दे पर चुनाव लड़ा, भाई मेरे को जितवा तो अगली बार चंडीगढ़ में सरकार बना लेंगे। तो ये पूरा हरियाणा जानता है इन्होंने क्या लड़ाई लड़ी है। ये सिर्फ परिवारवाद को आगे बढ़ाने की लड़ाई लड़ रही है कांग्रेस वाले जो अध्यक्ष है या जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी है। तो बाकी क्या करेंगे? बाकी कोई चौके थोड़ा में बैठेंगे? तो वो भी तो राजनीति मार्ग की जगह आगे बढ़ने का अधिकार है, वो कांग्रेस का कार्यकर्ता है, वो बीजेपी का है। लेकिन जो कांग्रेस की जो आज हालत है, एक हल्के 15-15 कैंडिडेट इन लोगों ने खड़े कर दिए। सीटों का क्या लक्ष्य रख रहे हैं इस बार सीटों का कितना लक्ष्य रख रहे हैं? सुनिए, तो हरियाणा में जो प्रकरण हुआ है अभी चुनाव के बाद जो कान छोड़े गए हैं तो वो सबने देखा उस चीज को। शहजाद जी का जो धक्का मुक्की की जो करने की कोशिश हुई थी, एक जो धड़ा था परमवीर सिंह वाला, वो बाहर रह गया था, ठीक है ना। तो ये तो इनमें अभी तो शुरुआत हुई, आप आगे देखते जाना। कमल हांडा जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी, आपकी आवाज बहुत क्लियर है। हांडा जी, 70 पार का लक्ष्य आप इस बार रख रहे हैं, ऐसे में बीजेपी कह रही है कि हम फिर से हैट्रिक लगाएंगे, तो आपके एजेंडे क्या है? किन एजेंडों पर इस बार लगता है कि आप 70 पार कर जाएंगे? जी ज्योति जी, आपका नमस्कार, प्रवक्ताओं का नमस्कार, आपका चैनल देखने वालों को भी मेरा सादर नमस्कार और सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम भी। छा जाती है चुप्पी अगर गुनाह अपने हों, छा जाती है चुप्पी अगर गुनाह अपने हो, बात दूजे की हो या ना हो, शोर बहुत करते हैं ये बीजेपी वाले। नागिन या ना ही जानिए उसे, लाख आसीन में पालिए डसते जरूर है ये भाजपा वाले। शोहरत की बुलंदी पल भर का तमाशा है, जिस जाल पे बैठे हो वो टूट भी सकती है, टूटने भी वाली है। देखो तो इनके सर गुनाहों का कितना बोझ है, देखा तो इनके सर गुनाहों का कितना बोझ है। खुश थे और हैं वो तमाम जिन्होंने नेकियां करके दरिया में डाली, जैसे हमारे कांग्रेस से नेहरू से की विरासत से जो चली तब से अब तक। अब मैं कुछ बातों का जवाब दे दूं। इन्होंने राष्ट्रीय मुद्दों का नाम भी लिया, क्षेत्रीय मुद्दों का नाम भी लिया, जनता को बरगलाने का हमने काम नहीं किया। झूठ बोलकर आपके आका आए थे, 2 करोड़ नौकरी, 15 लाख हर एक के खाते में, किसानों की आय दुगनी, महिला सुरक्षा, महंगाई की मार, सारे काम उल्टे पड़े हैं आपके। और सबसे बड़ी बात जो आपके लोगों ने बोला नहीं था क्या, 4 लोगों ने नाम भी बता दूं, लल्लू सिंह, अरुण गोविल, वो आपका ज्योति मिर्धा और एक हेगड़े जी, 4 लोगों ने बोला था। प्रधानमंत्री ने तो कहीं नहीं उनको टोका कि भाई हाँ नहीं जी ये गलत कह रहे हैं, हम संविधान नहीं बदलेंगे। तो संविधान बदलने का तो आपको था कि हाँ हम मनुस्मृति ले आएंगे हम लोग। ये इस बात से तो आप मुकरिए मत, इस बात से तो आप मुकरिए मत। और दूसरी बात, आप कहते कांग्रेस कहीं नहीं रही, नजर तो अब आप नहीं आने वाले, मैं आपको बता रही हूँ। पिछली बार भी 75 पार का नारा दिया था, कहाँ अटके, कहाँ बैसाखियों का सहारा लेना पड़ा आपको हरियाणा में। हमारे मुद्दे बड़े स्पष्ट हैं, राष्ट्रीय मुद्दे भी आते हैं उसमें, और इन्होंने कहा राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव ना। क्या राष्ट्रीय मुद्दे मुद्दे नहीं होते? प्रधानमंत्री के लिए राष्ट्रीय मुद्दे, अभी ये चुनाव हुए तो राष्ट्रीय मुद्दों पर नहीं होना चाहिए? थोड़ी कॉमन सेंस की बात कीजिए, इतना भी दिमाग घर छोड़ के मत आया करें रोहिंग्या जी कि भाई आप कुछ क्या बोल रहे हैं आपको पता ही ना चले। क्योंकि आपका व्हाट्सएप विश्वविद्यालय से सिलेबस आ जाता है जिसके ऊपर यौन उत्पीड़न के बहुत बड़े आरोप लग रहे हैं अमित मालवीय पर, जिसकी जहां से आप सिलेबस लेते हैं। ठीक है, अब आप सुनिए,
नारे 400 पार के, 30 लाख करोड़ लोगों का, आपका 30 लाख करोड़ का नुकसान हुआ आपके 400 पार के झूठे नारों से, और एग्जिट पोल से 5 करोड़ लोगों ने नुकसान उठाया। किसने करा? आपने बरगलाया, आपने, हमने नहीं। आप ही ने बताया ना। और जितना अत्याचार जितना बड़ा है आपके टाइम पे जनता पर, आपने तो हिंदू भी आतंकी पैदा कर दिया। आपने कभी नहीं सुने थे कि किसी बुरी तरह पीट रहे हैं, कोई आदिवासियों पर पेशाब कर रहे हैं, या कोई किसी को सोए हुए को मुंह पर पेशाब करके जगा रहा है। ये आप ही के राज में सब हो रहा है। ठीक है, 9.5 साल बाद अब आप कहते हैं जी आप ये कर रहेंगे, 50,000 पद भी नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर्टी आईडी भी अब ठीक करेंगे। ज्योति जी 5-10 सेकंड रुकिए, मेरे को बात पूरी खत्म करने दीजिए। अब पोर्टल भी अब ठीक करेंगे, अब ये प्रॉपर्टी आईडीज भी करेंगे। अब ये भी कह रहे हैं, बड़ी नई बात, मैं सुन के बड़ी हैरान हो रही थी कि अगर 100 गज का प्लॉट है तो 50-50 गज के टुकड़ों में बेचते हैं। यानी कि आप यहाँ पर भी बेईमानी कर रहे हैं। यानी कि आप 2 जगह से रजिस्ट्री के पैसे लेना चाहते हैं। कितना खोट और कितना आपके मन में पाप है, ये भगवान जानता है या हम लोग जानते हैं, जो आपको समझते हैं बहुत अच्छी तरह। दूसरी बात, आप अब आपको क्या कहा जाए? वैसे हर बात में मोदी की गारंटी होती थी, मोदी सरकार। अब बीजेपी है या एनडीए, नीतीश नायडू डिपेंडेंट अलायंस, उसका जवाब दीजिएगा। आपकी गुटबाजी नहीं, मैडम मेरे को इनको गुटबाजी और परिवारवाद का जवाब देने दीजिए। इनकी गुटबाजी, अनिल विज भाजपा, अरविंद शर्मा भाजपा, और नायक सैनी भाजपा, खट्टर जी भाजपा, और इनके राविंद्र जी भाजपा। अनिल विज ने तो यहाँ तक कह दिया था कि मेरे को तो अपने घर में बेगाना कर दी इन्होंने, मेरे को मेरी औकात तो बता दी इन्होंने, झंडे और इनके पोस्टर सब उखाड़ के फेंक डाले। परिवारवाद की बात करते हैं आप। जैसा कौन है? कुलदीप बिश्नोई के साथ आपने जिसके साथ गठजोड़ किया, ठगबंधन किया, और दुष्यंत चौटाला कौन था? क्या वो परिवारवाद का हिस्सा नहीं थे? बंदो कटारिया कौन है? परिवारवाद नहीं है। सबसे बड़ा तो सामने बना के रख दिया। ये तो आरोप का जवाब आरोप से देना हुआ ना। उन्होंने गुटबाजी नहीं तो मैं मुद्दे की बात सुनिए, ये जवाब थोड़ी हुआ। नहीं, मुद्दे की बात भी सुनिए ना। इन्होंने कहा मुद्दों में, हमने तो मुद्दों पर लड़ा है, चाहे वो आपके स्टेट के हो, चाहे वो आपके राष्ट्रीय मुद्दे हो। हमारे स्टेट के मुद्दे युवाओं को इन्होंने कैसे पीटा, और अब उनके अनुसार आरक्षण और संविधान के प्रति जो झूठ फैलाया गया था उससे कोई झूठ नहीं फैलाया। झूठ ये फैलाते हैं। इन्होंने ही कहा था संविधान बदल देंगे। इनसे पूछिए ना, 4 लोगों के नाम बताए मैंने। पूछ रही हूँ, ये पर जलाए नहीं। इसका छोटा सा जवाब महिला लीजिए दे देंगे। ठीक है, आगे लौटूंगी। नहीं, मैं देखिए 1 मिनट 5 सेकंड और दीजिएगा ज्योति जी, जरा बात मेरी मुकम्मल नहीं हुई। जरूर, आप सब बातों का जवाब दीजिएगा, लौटूंगी। रोहिला जी इसका जवाब दीजिए, फिर मैं कुटेल साहब आपके पास आ रही हूँ। बात संविधान की करते हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हर जनसभा में बड़े ऊंचे स्वर में कहा है कि अगर बाबा साहब भी आ जाए तो संविधान को वो भी नहीं बदल सकते। तो कोई नेता क्या बोल रहा है उसका कोई महत्व नहीं रहता, जब हमारे शीर्ष नेता ने कह दिया। लेकिन इन लोगों को क्या था कि प्रोपेगेंडा में जाके सत्ता में भागीदारी लेनी थी, वो भागीदारी जनता ने नकार दी इनकी। जनता ने एनडीए को मैंडेट दिया और एनडीए की सरकार बन गई। तो दर्द इनको ये है कि तो ये इनको हाथ को आया और मतलब मुंह को ले गया। ठीक है ना। सही बात है, परिवारवाद की वो बात पहले हो चुकी है, उसका तो महत्व नहीं करना है, क्योंकि सबको पता है कांग्रेस में क्या क्या चल रहा है अभी। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल तीसरी बार सरकार बनाएगी और जनता की चोट में बनाएगी। और आप भी यही है, उस दिन तो आप भी कह रहे थे आपकी सरकार नहीं बनेगी, आज आपसे मौका मिला बात करने का। तो आज हमारी सरकार है, तो मुझे लगता है आपने स्वीकार कर लेना चाहिए अगर बीजेपी कहीं ना कहीं आज मतलब मान लीजिए सुपर आपसे, ठीक है ना अंदाजी। तो लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने लगातार काम किया है और लगातार हम जनता की सेवा में हाजिर रही है। और हमारा जो आज मुख्यमंत्री जी लगातार अपने कार्य में व्यस्त है, लगातार वो जो फाइलें निपटा रहे हैं, टेंडर्स हो रहे हैं, विकास कार्य चल रही है, और जो हमने सरकार में किया वो जनता के सामने है। ठीक है, वो जनता ही डिसाइड करेगी। इसके लिए थोड़ा सा 2-3 महीने का समय और है। कुटेल साहब भी हमारे साथ बने हुए हैं। कुटेल साहब देखिए, क्योंकि कम ही समय है, जैसा कि मैं लगातार कह रही हूँ, ऐसे में गुटबाजी एक ऐसा विषय है जिस पर एक दूसरे को घेरती हुई बीजेपी और कांग्रेस दिख रही है। लेकिन लोकसभा चुनाव को अगर हम दरकिनार कर दें, एक तरफ कर दें, तो इस बार विधानसभा चुनाव में आपकी तैयारी के आपके मेन एजेंडे बताइएगा, क्योंकि यहाँ के प्रदर्शन के हिसाब से वहां आंकना सही नहीं रहेगा, लेकिन आपको तैयारी तो बेहतर करनी पड़ेगी, तभी जाकर के कुछ हो पाएगा। देखिए ज्योति जी, लोकसभा का चुनाव जो है कि वो अलग होता है और विधानसभा का अलग होता है। और विधानसभा जो चुनाव अभी 3 महीने के बाद होने वाला है, उसके लिए इंडियन नेशनल लोकदल की ड्यूटी वो पूरी जारी है। और अभी 1-2 दिन के बाद जो है कि चौधरी अभय सिंह चौटाला और रामपाल माजरा प्रदेश अध्यक्ष जो है कि
जिलावार जो है कि वो बैठकें करेंगे और कार्यकर्ताओं से जो है कि वो रूबरू होंगे और कार्यकर्ताओं से रूबरू होकर के जो कि विधानसभा की प्रत्येक जो लिस्ट जो तैयार करनी है, किस कार्यकर्ता को हमने आगे लेकर के आना, कौन मजबूत है, क्या है, कौन अच्छी लड़ाई लड़ सकता है। और यहाँ पर रही मुद्दों की बात, और अभी हमारी बहन कमल हांडा जी भी बोल रही थी, और आज जो हरियाणा प्रदेश की जब हम की ओर नजर डालते हैं तो यहाँ पर जो है कि अनेक मुद्दे हैं, जैसे कि महंगाई, बेरोजगारी है और भ्रष्टाचार और किसानों के हितों की बात है। लेकिन आज जो राजनीतिक कांग्रेस और बीजेपी जो कर रही है, अभी जो है कि पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि 75 पार का नारा दिया, अभी लोकसभा में 400 पार का नारा दिया, और कांग्रेस भी जो है कि उसी की नकल करने लग गई है, कह रही है 70 पार। देखिए तो यहाँ पर कांग्रेस जो है कि उस पर पार शब्द पर जो है कि वो व्यंग कसती थी, लेकिन आज कांग्रेस भी जो है कि उसी दलदल के अंदर फंसती हुई जा रही है। और ये जनता को भली भांति पता है कि हरियाणा प्रदेश को जो है कि कौन बचा सकता है, कौन आगे ले जा सकता है, कौन युवाओं का भविष्य जो है कि वो बना सकता है, और कौन इस हरियाणा प्रदेश को जो है कि उन्नति के रास्ते पर जो है कि वो ला सकता है। क्योंकि आपने देखा है कि चाहे भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो, इन्होंने सदा स्वार्थी राजनीति की है, और इंडियन नेशनल लोकदल ने जनता के हित में जो है कि राजनीतिक कार्य करने का काम किया। जैसे कि आज इस हरियाणा प्रदेश की जो सरकार अल्पमत की सरकार है, मुद्दे हमारे पास अनेक हैं। क्या कांग्रेस पार्टी को जो है कि वो रिजाइन करके जो है, क्या वो न्याय युद्ध नहीं चलाना चाहिए, जैसे कि चौधरी देवीलाल जी ने 1985 के अंदर जो है, जब ऐसी स्थिति जो है कि हरियाणा प्रदेश की थी, और वहां पर जो है कि पूर्ण रूप से जो है कि अपने विधायकों का त्याग पत्र दिला करके जो है कि एक न्याय युद्ध जो है कि चलाने का काम किया था, और 87 के अंदर जो है इस हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है कि वो पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का जो है कि वो काम किया था। तो आज इंडियन नेशनल लोकदल जो है कि बड़ी मजबूती के साथ जो है कि वो जनता से रूबरू हो रही है, और जनता के बीच के अंदर जो है कि जा रही है, और जनता के ऊपर जो भारतीय जनता पार्टी ने जो कुठाराघात किया, युवाओं को पीटने का काम किया, आंगनबाड़ी वर्करों को पीटने का काम किया, सरपंचों को पीटने का काम किया, और अगर छात्रों ने कोई आंदोलन किया तो उनको भी पीटने का काम किया, और बड़े भ्रष्टाचार के मामले जो है कि नित्य प्रतिदिन जो है कि वो देखने को मिली है। कहीं पर जीएसटी घोटाला है, कहीं पर जो है कि फर्जी आईडी घोटाला है, कहीं पर नगर निगम घोटाला है, धान घोटाला है, और खाद्यापूर्ति विभाग के अंदर तो फर्जी राशन कार्ड बनाकर। पर कुटेल साहब, एक चीज मैं छोटी सी आपको यहाँ पर याद दिला देना चाहूंगी। ठीक है, आपने कहा था कि लोकसभा चुनाव अलग होता है, विधानसभा चुनाव अलग होता है। ठीक हो गया, मान गई आपकी बात को, लेकिन मुद्दे तो आपके यही थे ना, सेम। क्योंकि लोकसभा चुनाव के समय पे जब हमने आपसे मुद्दे पूछे थे, तब भी आपने सेम मुद्दे बताए थे। तो ये सिर्फ चुनाव के अनुसार बदल जाएगा वोट बैंक, या फिर क्या? क्योंकि मुद्दे तो तब भी वही थे, अब भी वही थे, तब भी हरियाणा का ही प्रतिनिधित्व करेंगे वो जो चुन के जाएंगे यहाँ से संसद में, और अब भी मुद्दे वही हैं। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है कि एक अक्षेत्रीय पार्टी है, और मजबूती के साथ हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है कि वो लड़ने का काम करती है। जब हम अपने पिछले इतिहास के अंदर जाते हैं तो समय समय पर इस हरियाणा प्रदेश के अंदर सरकार बनाने का काम किया, और 2014 के अंदर कांग्रेस का तो एक भी जो है कि सांसद नहीं आता, तो इंडियन नेशनल लोकदल का तो सांसद भी बना। चलिए ठीक है, मैं समझ गई आपकी बात को। आगे इस पर चर्चा करेंगे, यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, तो यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार दोस्तों, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के मेरठ में 400 गरीब हिंदुओं को पैसे और खाने का लालच देकर ईसाई बना दिया गया। गरीबी का फायदा उठाकर धर्मांतरण कराने का यह सिलसिला हमारे देश में सालों से चल रहा है। खासकर कोरोना महामारी के दौरान इसमें काफी तेजी देखी गई। देश के अलग अलग हिस्सों से
धर्मांतरण की कई बड़ी खबरें आई। बड़ी बात यह है कि महज कुछ पैसे का लालच देकर हमारे हिंदू भाइयों को ईसाई बनाने का ये इंटरनेशनल खेल चल रहा है। एक संगठित गिरोह है जो पूरे भारत में अपने पांव पसार रहा है और इस गिरोह की फंडिंग विदेशों से हो रही है। इस गंभीर मसले पर थोड़ी जानकारी जुटाने पर सबूत भी सामने आ गए। असम के तेजपुर से जर्मनी से चर्च के पादरी को भेजे गए प्रशंसा पत्र से पता चला कि कोरोना महामारी के बीच लाखों रुपए जर्मनी से भारत भेजे गए, जिसका इस्तेमाल सिर्फ हिंदुओं को ईसाई बनाने में किया गया। दोस्तों, ये विदेशी ताकतें जो धर्मांतरण के बल पर हमें कमजोर कर रही हैं, इनसे सतर्क रहने की आवश्यकता है। इन मिशनरियों का असली चेहरा बेनकाब करते हुए नोबेल पुरस्कार, जो शांति पुरस्कार दिया जाता है, डेसमंड टुटू ने कहा था, जब मिशनरी अफ्रीका आए तो इनके पास बाइबल थी और हमारे पास धरती। मिशनरी ने कहा, हम सब प्रार्थना करें। हमने प्रार्थना की और जब आंखें खोली तो पाया कि हमारे हाथ में बाइबल थी और भूमि इनके कब्जे में थी। दोस्तों, हमने सैकड़ों साल की गुलामी झेली है, इसलिए फिर कोई ऐसी गलती ना दोहराएं। सच्चाई तो यह है कि धर्मांतरण होना वास्तव में राष्ट्रांतरण है, यानी राष्ट्र का विभाजन होना है। हल्के में लेने की गलती ना करें, आसपास नजर रखें। धर्मांतरण गिरोह दीमक की तरह देश को खोखला करने की कोशिश में लगा है। आपको बता दें, धार्मिक कार्यक्रमों और जलसों में भी विदेशी पर्यटक के भेष में सनातन के शत्रु मौजूद होते हैं, जो चंद रुपयों का लालच देकर हमारे धर्म और धरती दोनों को कमजोर करने की साजिश में लगे रहते हैं। उपनिषद का कथन है, धर्मो रक्षति रक्षतः, यानी यदि हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। तो दोस्तों, धर्म रक्षा की प्रतिज्ञा लेकर राष्ट्र रक्षा को समर्पित हो जाएं। जिंदगी के प्लस माइनस की गुत्थी को सुलझाने के लिए फिर मिलेंगे। नमस्कार। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए चर्चा में आगे बढ़ेंगे क्योंकि मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हांडा जी, मेरी आवाज पहुंच पा रही है? हांडा जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? आवाज आ रही है आपकी? जी हांडा जी, देखिए, एक महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है वीरेंद्र चौधरी जी से। जब मीडिया ने सवाल किया तो उन्होंने एक बड़ी बात कही कि अभी लोकसभा चुनाव के परिणाम के हिसाब से विपक्ष को, यानी कांग्रेस को मौका देखते हुए एक मजबूत चेहरा सामने रख देना चाहिए बीजेपी के। अब इसको लेकर के बीजेपी वाले कह रहे हैं कि अब भूपेंद्र हुड्डा साहब पे उन्हें भरोसा नहीं रहा क्या, या दूसरे चेहरे की बात कर रहे हैं? तो अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। आपसे स्पष्ट इस पर जवाब चाहूंगी। देखिए, किसी ने क्या कहा और क्यों कहा उसमें मैं नहीं जाना चाहूंगी। वीरेंद्र चौधरी जी ने क्या कहा, बाकी जो भी है सीएम का चेहरा हमारी आला कमान ही तय करेगी। मैं आपको फिर बता दूं। मैं हरियाणा की बात कर रही हूं। मैं हरियाणा की ही बात कर रही हूँ। मैं विधानसभा के जो आपके चुनाव आने वाले हैं सितंबर अक्टूबर में, उन्हीं की मैं भी बात कर रही हूँ। आला कमान तय करेगी, वही डिसाइड करेगी कि हु विल बी द फेस। ठीक है जी, नंबर 1। दूसरी बात ये कि ये इतनी बातें कर रहे थे रोहिल्ला जी की हमने मतलब जनता को उन्हें बरगलाया संविधान, तो वो तो आप बदलने की ताक में थे ही थे। वैसे भी देश को लूट कर खा गए आप। कहते हैं हमने बनाया क्या था? जो हमने बनाया था वही तो सारा आपने बेचा। रेलवे बेच दी है आपने, भेल बेच दी, और आपने एयरपोर्ट बेच दिए, आपने पोर्ट बेच दिए, और नशा के व्यापार हरियाणा में कितना बढ़ा दिया, उसको भी हम वो भी हमारी प्राथमिकता होगी। बहन शैलजा ने बोला कि तो हमारी प्राथमिकता होगी नशा दूर करना, जो आपके राज्य में बहुत फैल गया। ठीक है, और युवाओं को आपने पीटा तो उन्होंने जवाब दिया, और आपने उसमें से अपनी खुंदक क्या निकाली? एमडीयू कॉलेज की आपने 4-5 गुना फीस बढ़ा दी। नई नई चीजें लेकर आ रहे हैं आपके वो जो नए मुख्यमंत्री हैं नायब सैनी जी, जिन्होंने ना एमएलए बनकर कुछ किया ना एमपी बनकर किया। ठीक है, क्या लेके आ रहे थी? हाँ, प्रॉपर्टी आईडी में खामियां थी, उनको अब हम ठीक करेंगे, और अब हम प्लॉटों की रजिस्ट्री भी आसान करेंगे। यानी कि मान रहे हैं कि हाँ गलतियां हुई हैं इनसे, लेकिन अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। पहली बात। और मैं कुटेल साहब को कुछ जवाब देना चाहूंगी। बाकी हमारे मुद्दे तो हैं ही हैं सारे। रोजगार का मुद्दा है, 2 लाख पद खाली पड़े, वो हम भरेंगे। ये 50,000 पद अभी परसों ही आए हैं चुनावों के मद्देनजर, वो भी नायब सैनी जी, वो भी पता नहीं धरातल पर उतरेंगे, कच्ची होंगी पक्की होंगी नौकरी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और निकालेंगे भी जॉब से नहीं निकालेंगे, क्योंकि ये हवाई बातें बहुत करती है भाजपा।
झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। इनको जरा सी इनके चेहरे पर शिकन नहीं आती, इनको जरा सी शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए, लेकिन जनता इनको समझ चुकी है ये कितने झूठे हैं। दूसरी बात, मैं पटेल साहब को कुछ जवाब देना चाहती हूँ। कहते हैं कि जो कि है ना कि कांग्रेस और भाजपा राजनीति करें, तो आप क्या कर रहे हैं? आप राजनीति नहीं कर रहे हैं। पहली बात, 10 कदम तो आप ही भर रहे थे कुटेल जी, क्या हुआ उसका? और बीजेपी को हरियाणा में लाने वाले, उसके साथ प्रेम करने वाले, बीजेपी के साथ आरएसएस का भी बीज चौधरी देवीलाल जी ने यहाँ बोया। भाजपा के साथ आपने सरकार बनाई। जब कोई राज्यसभा का सांसद भेजना होता है तो आप हमेशा भाजपा का साथ देते हैं। इसलिए आप कांग्रेस पर उंगली उठाने से पहले अपने ऊपर देखिए कि आप किसके साथ हैं। अब तो क्रिटिसाइज कर रहे हैं आप, वो तो हम भी कर रहे हैं कि वो तो सारा देश कर रहा है, क्या दुनिया कर रही है क्रिटिसाइज मोदी सरकार को, जो इन्होंने काम किए। और जर्मनी की ये बात करते हैं कि जर्मनी, अभी जो धर्मांतरण की बात चल रही थी, तो प्रज्वल रमन्ना को जर्मनी क्यों भेजा इन्होंने? फिर धर्मांतरण की बात, मतलब कैसी कैसी बातें चलने लगी हैं चैनल्स पर। आई एम रियली सरप्राइज एंड शॉक्ड। मैंने कहीं नहीं देखा इधर नॉर्थ इंडिया में कि कहीं धर्मांतरण हो रहा हो। दूसरा, एक चीज और बताना चाहूंगी मैं आपके चैनल के माध्यम से, इनको शायद पता नहीं है कि अनट्रेन्ड लोगों को इन्होंने वन विभाग में भेज दिया, जहां पर आग लग गई थी, 4 लोग मारे गए, और हम मुआवजा कितना दे रहे हैं? सिर्फ 1000। क्या शर्म की बात है? लाखों करोड़ों आप एक आदमी की जेब में भर रहे हो, जो मर रहा है, जल रहा है, उसकी कोई परवाह नहीं है, कोई इंसानियत नहीं रह गई है इनके अंदर। बात करते हैं कि कांग्रेस कुछ नहीं आ रही, आपके अंदर कुछ दम नहीं है, झूठ है, झूठ है। आप सब लूट के खा रहे हैं हमारे टैक्सेस को। गैस महंगी कर दी आपने, पेट्रोल, डीजल, रोटी, खाना भी आपने मुहाल कर दिया। गैस की उज्ज्वला योजना की बात करते हैं, आयुष्मान की बातें करते हैं, सब झूठी बातें हैं। 7.5 लाख लोगों के नंबर 1 नाम आपकी आयुष्मान योजना में, फिर 1.5 लाख लोगों के नंबर 1 नाम, फिर 1 लाख लोगों के नंबर 1 ही नंबर। तो और वैसे भी प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओ, आयुष्मान कार्ड इज यूज है, कोई एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन आपके अपने लोगों को फायदा जरूर पहुंचा रहा है। आप एक तो चोरी करते हैं, ऊपर से सीना चोरी करते हैं। कांग्रेस पर उंगली उठाने से पहले 10 बार सोचिएगा। सारे राष्ट्र का निर्माण कांग्रेस ने किया, नेहरू जी से लेकर राहुल गांधी जी तक। है आप नहीं कि आपका कोई इसमें कोई ऐसा नेता हो जो नेहरू जी की परछाई को छू भी सके? बिल्कुल नहीं। तो उनकी उस समय सोच थी, पढ़े लिखे थे ना एक्चुअली में, ठीक है, पढ़े लिखे थे वो एक्चुअली, और वो देखते थे दूसरे देशों को कि वो डेवलप कर सकते, तो हम क्यों नहीं कर सकते? लेकिन आपने जो हमारा हरियाणा प्रदेश तरक्की की राह पर था, आपने उसको नीचे ढकेल दिया। बेरोजगारी में किसानों के साथ आपने कितना अन्याय किया। 754 किसानों की हत्यारी आपकी सरकार, अभी भी किसान धरने पर बैठा है। युवाओं को आपने पीटा, पहलवान बेटियों को न्याय नहीं दिया। परिवार परेशानी पत्र आपने परमानेंट परेशानी पत्र बना दिया। आपने पोर्टल खूब खेला आपने, तो गरीब किसानों को कुछ नहीं मिला। सब कुछ आप लोग खा गए, आपकी जेबों में गया रोहिल्ला जी, सब कुछ आप खा गए मिलजुल कर। ठीक है रोहिल्ला जी, मुझे लगता है सवाल दोहराने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक चीज जरूर दोहराऊंगी। जो उदयभान जी ने कहा, उन्होंने कहा कि संगठन पर बार बार बीजेपी सवाल उठाती है, लेकिन इस बार हमारे जो है कार्यकर्ताओं ने उनके पन्ना प्रमुखों के पन्ने फाड़कर रख दिए। इस तरीके का कोई बयान उन्होंने दिया है। आनंद जी मतलब फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है जल्दी जी, ठीक है ना। इन्होंने मतलब बोला भाई महंगाई की दर कम है। आज ही रिपोर्ट आई है, खुदरा दर कम है 2009 से 2014 तक थी, ठीक है ना। नोट की बात, CLU गैंग हरियाणा में किसका सक्रिय था? भूपेंद्र सिंह हुड्डा उसका सरगना था। जिस लोगों को आपने जो जमीनें लूटी है दर्जन में, जो आपने वाड्रा को दी है जमीन, ठीक है ना, तो आप नोट खसोट जो की थी वो आप लोगों ने की थी। रही प्रॉपर्टी आईडी और फैमिली आईडी की बात, आपके नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने खुद कहा है कि ये ठीक है फैमिली आईडी, इसमें त्रुटियां है तो ठीक करनी चाहिए, हम आएंगे तो ठीक करेंगे। न कि पहले वो आपके नेता बोलते थे हम इनको पोर्टल को बंद करेंगे, जबकि पोर्टल ने जनता को राहत दी। उनका समझ में आया भाई आप गलत मंगा ना लो, तो उन्होंने बयान दिया कि हम इसमें सुधार कर सकते हैं। तो वही सुधार चल रहा है अभी भी। जो फैमिली आईडी है या प्रॉपर्टी आईडी उनको सरल बनाया जा रहा है और लाखों लोगों को इसका लाभ मिला है। इसी फैमिली आईडी से 14 लाख लोगों को राशन कार्ड पड़ा है, जो आपके राज्य में तरफते थे। 2.5 लाख पेंशनें बढ़ी है, जिनको 10-20 घरों से लेकर आप लोगों ने दलाल खड़े कर दिए थे हर गाँव में, ठीक है ना। आप लोगों की दलाली का धंधा बंद करके हरियाणा की मनोहर सरकार और नायब सैनी सरकार ने हरिजन का ताला लगा दिया, क्योंकि भाई आपके दलाल अब दिक्कत हो रही है उन लोगों को। तो कैसे सत्ता आए और कैसे वो तुम्हारा दोबारा काम चालू हो? दोबारा काम बिल्कुल चालू नहीं होगा।
ठीक है ना। आपके जो नेता भिवानी महेंद्रगढ़ से लड़े थे, 12,000 करोड़ रुपए का आरोप बन गए ऊपर, अब वो सबसे बड़ा सीएम सरगना था आपका। नशा मुक्ति को लेकर के भी बात उठाई जा रही है। शैलजा जी जो है अलग अलग मंचों से कह रहे हैं कि नशा मुक्ति पर हमारा फोकस रहेगा। नहीं, शैलजा जी एक इंडिपेंडेंट नेता, वो इनको कुछ नहीं समझते, उनको पता है नहीं, इनकी औकात कुछ नहीं है, जो ये इधर उधर के लोग हैं, ठीक है ना। तो शैलजा जी हो या किरण चौधरी जी ने जो आज कहा है कि अपने गिरफ्तार में जाके, तो ये बहुत बड़ी बात है। ये हमारे में कैसे, हमारे किसी नेता ने संगठन के खिलाफ कोई बयान दिया हो, बताओ। सरकार के खिलाफ कोई बयान दिया हो, बताओ। ठीक है, कोई छोटी मोटी अगर हो भी गई तो मिल बैठ के क्या कर लेंगे वो लोग, लेकिन इन लोगों की जो मार पिटाई है तो सरियाम आ रही है, मंचों में आ रही है, तो ये लोग क्या मुकाबला करेंगे भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस पार्टी, जिसका एक बेस मजबूत बेस हरियाणा में बन चुका है, जिसे लोग चाहते हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों का कुछ नहीं होने वाला, आप लोगों का संपर्क साफ होगा। तीसरी बार फिर हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। इसी को लेकर के तो वीरेंद्र चौधरी जी कह रहे हैं कि अब विपक्ष को एक मजबूत चेहरा खड़ा करना चाहिए, इसके अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। अब बीजेपी के खिलाफ एक मजबूत चेहरा खड़ा करना चाहिए। मैं बताऊँ इन लोगों ने पहले क्या हुआ, जब 2005 में इनकी सरकार आई ना, तो वो शायद भजनलाल जी थे वो प्रदेश अध्यक्ष, तो इन्होंने हर जिले में मुख्यमंत्री पैदा कर दिया था भाई। जींद में रणदीप सुरजेवाला, वीरेंद्र सिंह, हिसार में कोई और, तो इनके वो लोगों में भड़का दिया इन लोगों को। तो सरकार आगे दोबारा फिर आ गई, 40 मत में आई, वो कुलदीप बिश्नोई की पार्टी तोड़ दी इन लोगों ने, ठीक है ना। तो अब जनता इनको समझती है। जब आप एक बात बताइए, इन लोगों ने हर गांव में दलाल पैदा कर रखे, उन्हीं को छोड़ के तो हमारे पास आएगी जनता। और मुख्यमंत्री ने, हमारे ने, मनोहर लाल जी ने सीधे काम किए जनता के, किसी का छोटा ही नहीं, कुछ भी पोर्टल बना दिए भाई, जाओ अपना रजिस्टर कराओ, काम कराओ अपने। इसी पर तो वो कह रहे हैं विपक्ष, इसी पर तो बार बार वो कहता है कि पोर्टल खेलते हैं आप, उसके खामियां नहीं देखते, उसकी खामियां नहीं सुधारते। पोर्टल से लाभ भी बहुत हो रहे हैं ना जी, ठीक है, इक्का दुक्का कोई समस्या रहती है वो हो जाएंगे ठीक धीरे धीरे, लेकिन दलालों से तो मुक्ति मिल गई भाई। तहसील में जावत है, तहसीलदार वहां बाहर बैठे लोग वो पैसे लेते थे, अब ऑनलाइन सब कुछ होता है। अच्छा चलिए ठीक है, ये तो हो गया उनके आरोपों का जवाब। ये तो हो गया, सुनिए, 393 सुविधाएं ऑनलाइन रखी सरकार ने, ठीक है, ये काम मुकाबला करेंगे। इन लोगों की दलाली की दुकान बंद कर दी, कांग्रेस की दलाली की दुकान बंद करके एक नया व्यवस्था परिवर्तन पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने किया, और आज वही श्री नायब सैनी जी आगे बढ़ा रहे हैं उन चीजों को। चलिए ठीक है, ये सब ठीक है, लेकिन एक बात तो सच है ना यहाँ पर कि वोट प्रतिशत लोकसभा चुनाव में कुछ घटा है हरियाणा के अंदर, तो इसको मजबूत करने के लिए क्या है एजेंडा? इसको मजबूत करने के लिए, आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे तक, इसको मजबूत करने के लिए क्या स्पेशल प्लान है? मंथन कर रहे हैं उसके लिए, सुनाई नहीं दिया रोहिला जी, क्या कहा? मैंने जो वोट प्रतिशत बता रहे, जो हमारा वोट शिफ्ट हुआ है ना, वो प्रोपेगेंडा फैलाया गया भाई, एक हमने संविधान बदल देंगे, ये लोग आरक्षण खा जाएंगे, जबकि भारतीय जनता पार्टी की मनोहर लाल की सरकार ने हरियाणा में पंचायती राज में, नगर परिषद में, नगर पालिकाओं में बैकवर्ड ए को, ओबीसी को, अब मैं बैकवर्ड ए से आता हूं, मैं हमारे को 8% का आरक्षण दिया उन्होंने, जबकि हमारे को हमारा तो मेंबर भी नहीं बनने दिया करते ये लोग, क्योंकि इन लोगों की दादागिरी चलती थी। हमारा कोई अच्छा, एक नशा मुक्ति पर छोटा सा जवाब दे दीजिए, फिर पटेल साहब के पास जा रही हूँ। नशा मुक्ति पर छोटा सा जवाब दे दीजिए, उन्होंने कहा कि नशा मुक्ति पर हमारा फोकस रहेगा, तो आपकी सरकार नशा मुक्ति को लेकर क्या कर रही है? एक बार छोटा सा उस पर जवाब दे दो। रोहिला जी आवाज आ रही मेरी? आ रही है जी, आ रही। मैंने कहा कि नशा मुक्ति पर वो फोकस कर रहे हैं, तो आप एक बार ये बता दीजिए कि आपकी सरकार नशा मुक्ति पर क्या कर रही है? छोटा सा जवाब। हमारी सरकार, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री ने डबवाली में बयान दिया था और उन्होंने वहां थाना बनाया था, डबवाली में एक थाना बनाया गया था, ठीक है ना, एक कमिश्नरी बनाई गई थी, सोनीपत में कमिश्नरी बनाई गई, जो अपना काम कर रही है। नशा जो है ना समाज की बुराई है, तो समाज का भी योगदान इसमें चाहिए, सामाजिक संगठनों का योगदान भी चाहिए। दिक्कत आती है इसमें, दिक्कत आती है भाई फलाने से नशा बिक रहा है, तो कोई फोन करके बताता नहीं, क्योंकि नेटवर्क बना लेते हैं लोग, और फिर सामाजिक में क्या बोलते हैं भाई मेरा इसमें नाम ले दिया तो मेरे को दिक्कत हो जाएगी। तो लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि पिंड उनकी खराब होने लग रही है अगर नशा है तो कहीं, लेकिन हमारे मतलब कुल मिलाकर ठीक सा है, इक्का दुक्का उधर है थोड़ा बहुत कोई, लेकिन वो भी धीरे धीरे कंट्रोल हो रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने वहां जो थाना बनाया था डबवाली में,
और कमिश्नरी बनाई थी, तो उनसे हमारे को जो चलिए ठीक है, सामाजिक सुरक्षा है, पुलिस की सुरक्षा, प्रशासन का एक प्रभाव देखने को मिला है। ठीक है, समझ गई आपका जवाब। मैं कुटेल साहब आपके पास आना चाहूंगी, थोड़ा सा चर्चा आपसे कर लेते हैं। अब नशा मुक्ति पर क्योंकि बात, हम इसको मजबूती से उठाएंगे, इसके खिलाफ काम करेंगे। वहीं बीजेपी का कहना है कि हमारी सरकार इस पर काम कर रही है। इनेलो की नजर में कितना बड़ा मुद्दा है नशा मुक्ति प्रदेश के अंदर, खासकर इस पर कितना काम करने की जरूरत है? नशे का जो मुद्दा है, सबसे पहले चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने जो है कि इसको उठाने का काम किया, क्योंकि सिरसा के अंदर जो है कि हर तीसरे घर जो है कि वो नशे की चपेट में है। और चौधरी अभय सिंह चौटाला ने इसके ऊपर विधानसभा में जो है कि वो प्रश्न उठाए, लेकिन उनका संतोषजनक जो है कि वो जवाब जो है कि वो नहीं मिला। लेकिन आज कुमारी शैलजा जी सिरसा से सांसद है, इसलिए उनको आज नशे की याद आई है। लेकिन पहले उन्होंने नशे के ऊपर कोई किसी प्रकार की बातचीत नहीं की, और आज कहती है कि हमारा मुख्य एजेंडा जो है कि वो नशे का रहेगा। लेकिन मैं कहता हूं कि कांग्रेस किस प्रकार से जो है कि वो पार कर पाएगी अपने मामले, क्योंकि आज भी जो है कि बयानबाजी के ऊपर जो है कि इनके अंदर तनातनी है। शैलजा जी कहती है कि टिकट वितरण के अंदर जो है कि वो खामियां रही है, टिकटों का वितरण सही नहीं हुआ है। और सूरजभान जी कहते हैं कि ये बात तो वो खुले मंचों से कह रही हैं, और खुले मंचों से प्रदेश अध्यक्ष जी जवाब भी दे रहे हैं। उदय भान जी कह रहे हैं कि भाई अगर ऐसी कोई बातचीत करनी है तो वो खुले मंच से ना करके हमारे से बातचीत करे। इसका मतलब क्या है कि आज भी कांग्रेस के अंदर गुटबाजी जो है कि वो बरकरार है। रही दूसरी बात जो है कि यहाँ पर हमारी बहन कमल हांडा जी ने कहा कि इनको जो है कि इंडियन नेशनल लोकदल को जो है कि वो समझ लेना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी को लेकर क्या ना राजनीति जो है कि आप क्या कर रहे हैं। लेकिन मैं कमल हांडा जी को बताना चाहता हूं कि दो प्रकार का काम होता है, एक राजनीति होता है, एक मिशन का काम होता है। जब हम मिशन का काम करते हैं तो हम एक दूसरे साथी को उठा करके आगे बढ़ाने का काम करते हैं, ताकि हमारा विकास हो, ताकि हमारा हरियाणा मजबूत हो। तो वो काम इंडियन नेशनल लोकदल ने किया है। और राजनीति का काम क्या होता है, जैसे कांग्रेस के अंदर हो रही है, एक दूसरे को पीछे धकेल करके अपने आप को आगे करना, ये होती है राजनीति। लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल जो है कि ऐसा काम कभी नहीं करती। इंडियन नेशनल लोकदल काम करती है, वो एक साथ दूसरे व्यक्ति की बाजू पकड़ करके उसको मजबूत करना, आगे लेकर के आना। और आज भी इंडियन नेशनल लोकदल जो है वो इंडिया गठबंधन के अंदर शामिल होना चाहती थी। किरण चौधरी जी उस पर तैयार थी, कुमारी शैलजा जी तैयार थी, शमशेर सिंह सुरजेवाला जी उसके ऊपर तैयार थे। लेकिन अच्छा, क्या लगता है 70 पार का इस बार लक्ष्य कांग्रेस पूरा कर पाएगी? ऐसा कुछ नहीं है, 70 पार नहीं है। तो यहाँ पर देखना, इस हरियाणा प्रदेश का जो मुख्यमंत्री होगा वो चौधरी अभय सिंह चौटाला होगा। ये मेरी बात आज नोट कर लेना, क्योंकि हरियाणा प्रदेश के अंदर ऐसी स्थिति पैदा होगी कि ना भारतीय जनता पार्टी होगी और ना कांग्रेस होगी, तो यहाँ पर इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार होगी। अच्छा, एक चीज और, सरकार होगी आपने कह दिया, लेकिन कुछ और नेताओं के नाम तो बताइए। सांसद की बात आती है तो आप अभय सिंह चौटाला जी कहते हैं, विधायक की बात आती है आप अभय सिंह चौटाला जी कहते हैं, मुख्यमंत्री की बात आती है आप अभय सिंह चौटाला। कुछ और नेताओं के नाम बताइए, कुछ और, तो इससे लोगों को लगे कि हाँ पार्टी में एक अच्छी संख्या है, आपके पास विकल्प हैं कुछ। किसकी बात बताइए आप मुझे, देखिए सांसद के चुनाव में भी आप उन्हीं को लड़वाते हैं, और उधर विधायकी के चुनाव में आप उन्हीं को लड़वाते हैं, मुख्यमंत्री के चेहरे पे आप उन्हीं की बात करते हैं। इंडियन नेशनल लोकदल कमजोर नहीं है। इंडियन नेशनल लोकदल के पास बहुत बड़े बड़े चेहरे हैं, और पूरा विधायक भी रहे हैं। ओम प्रकाश गोला जी है, रणबीर मंदोला साहब जी हैं, और हमारे जो कि प्रकाश भारती जी है, जो काफी लंबे समय तक जो है कि इस हरियाणा प्रदेश के जो है कि बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, प्रभारी भी रहे हैं, पंजाब के भी रहे हैं। यही सुनना चाहती माजरा साहब जी हैं, सीताराम जी हैं, और आप और बताइए मुझे। आप चलिए ठीक है, बस यही सुनना चाह रही थी, मैं यही सुनना चाह रही थी कि और नेताओं का नाम भी लीजिए। इसका छोटा सा जवाब रोहिला जी आपसे चाहूंगे, शिवा हांडा जी आपके पास आ रही है। चेहरों की कमी नहीं है, पार्टी का संगठन मजबूत है, 16 विभाग है पार्टी के अंदर, और 16 के 16 जो है कि बड़े मजबूत है। और जो है कि अभी जो हमारे संयोजक थे, ठीक है, अब मैं समझ गई, ठीक है, के अंदर बैठक बुलाई उसमें, और जो है कि दिशा निर्देश दिए गए हैं। दूसरा जो है कि पार्टी की जो नीतियां हैं
उनको जो है कि अभी जिलावार बैठकों का जो है कि वो सिलसिला जारी होगा। मेन बात तो आपने अब कही ना कि क्या एजेंडा है, कैसे तैयारी कर, मेन बात तो आपने अब कही। अब तक तो आप कांग्रेस कर रहे थे। खैर रुकिए, यहाँ पर मैं रोहिला जी से एक छोटा सा जवाब लेना चाह रही हूँ। रोहिला जी, 70 पार उन्होंने कहा था, ठीक है, लेकिन आप कितने पार का इस बार नारा लगा रहे हैं? क्योंकि इनेलो कह रही कि इस बार अभय सिंह चौटाला जी को हम मुख्यमंत्री बनाने वाले हैं, हमारी सरकार आने वाली है, सीधे कह दिया उन्होंने। आवाज नहीं पहुंच पा रही है आपकी। ये आपको पता लग गया 1-1.5% का वो वोट परसेंटेज आया है, और यही कुछ दशा इनकी विधानसभा चुनाव में रहने वाली है। क्योंकि लास्ट में ये बात देखेंगे, अगर कोई आ जाए दूसरे से तो उसको टिकट दे दे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारियां पूरी की हुई है, और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। बिल्कुल हरियाणा में तीसरी बार जो ये पार्टियां थी ना, ये पटेल साहब अभी आपकी आवाज नहीं आ रही, आपको रुकना होगा थोड़ा। ये पार्टियां समाप्त हो ली थी, तो इन पार्टियों का कोई वजूद बचा नहीं है। आज सिर्फ हरियाणा में पक्ष और विपक्ष में सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो वोट बैंक है जो कम हुआ है, वो आप धीरे धीरे अब रिकवर हो जाएगा हमारा। क्योंकि मतलब आप मान रहे हैं कि अब कांग्रेस है, अब आप मान रहे हैं कांग्रेस है। लक्ष्य बताइए, लक्ष्य बताइए, लक्ष्य बताइए। होना चाहिए लोकतंत्र में, विपक्ष लोकतंत्र में होना चाहिए। मैंने कभी डिनाई नहीं किया इस चीज को। अन्ना जी बीच में कुछ लेना नहीं थे आप। ठीक है, आप लक्ष्य बताइए ना। उन्होंने 70 पार का लक्ष्य रखा, इस बार लक्ष्य बताइए कितना रखा? वो 70 पार का मतलब 150 पार भी कर लेंगे, उनका क्या को मतलब थोड़ा ना है। जब उनके अपना घर में ठीक नहीं है तो जनता में क्या विजन पेश करेंगे अपना? तो आप, मैं ज्योति जी, मैं बताना चाहता हूँ, इन लोगों ने जो चुनाव लड़ा था वो भ्रमित करने के लिए लड़ा था, और वो चीज जनता है भ्रम फैला थोड़ा बहुत, और हम उस भ्रम को दूर करेंगे। और जो लोक कल्याणकारी जो नीतियां श्री नरेंद्र मोदी जी ने और हमारे नायब सैनी जी ने, मनोहर लाल जी ने शुरू की है, उनको हम आगे बढ़ाएंगे और बढ़ा के जनता में बताएंगे कि हमने आपके लिए ये किया है। तो जनता अपना आप रिवार्ड देगी हमें, ठीक है ना? कहीं ना कहीं अभी सीटों का लक्ष्य नहीं बताएंगे, सीटों का लक्ष्य नहीं बताएंगे इस बार, सीटों का लक्ष्य नहीं बताएंगे कितना रखा है? नहीं, सीटों का लक्ष्य हमारे मंशा होगा, उसको बता देंगे आपको। बिल्कुल, हम आपके मंच बताते रहेंगे। ठीक है, हांडा जी, दोनों के सवालों का जवाब। हांडा जी, कांग्रेस नहीं रहेगी तो इनको बता दूं मैं कि हमारी हस्ती मिटा सके किसी के बाप में दम नहीं, हमसे है जमाना, जमाने से हम नहीं। पहली बात। दूसरी बात, ये इनके जो कहते हैं हमने बहकाया बरगलाया, तो मैं इनको बता दूं कि किसान, युवा, मुस्लिम लीग, मंदिर मस्जिद पर आपने करा। आपने तो भगवान राम को भी पीछे छोड़ दिया, टाटा बाय बाय कर दिया, और अयोध्या वासियों को गालियां दे रहे हैं आपके ट्रोल आदमी, 2 टकिया ट्रोल आदमी, और आप जैसे चाटुकार जिनको गालियां दे रहे हैं वहां से, क्योंकि सिर्फ 6000 वोट मिले। राम जी ने कहा मुझे बेच रहे हो, तुम यहाँ से भागो। अरे वाराणसी में भी अगर हमारी प्रियंका गांधी जी को हम लड़ाते ना, वो प्रधानमंत्री को भी हटा देती। 1.5 लाख के मार्जिन से तो जीते हैं आपके यहाँ का, 4 लाख के मार्जिन से हमारे राहुल जी जीते हैं। और सुनिए आप, मैं बताना चाहूंगी मैं इनको कि हम घर पर नहीं बैठे, हम भी काम कर रहे हैं पटेल जी। और दूसरी बात ये कि मजबूती से क्या नहीं लड़े थे आप, भी तो लड़े थे ना मजबूती से। आप भी कह रहे थे 10 के 10 मिलेंगी हमें सीटें। और मैं एक बात कहना चाहूंगी, 5 लाख लोगों की पेंशन उन्होंने बंद कर दी। अब ये बोल रहे हैं, राजवीर रोहिला जी बोल रहे हैं 193 सुविधाएं हैं, वो कौन सी जरा गिनाए? पहले कहते थे हमने 1000 काम करे हुए हैं, 1000 से 193 पे आ गए, तो 1000 कहते मैं गिनाऊंगा तो टाइम लग जाएगा, 193 में से 10 ही गिना दो। कुछ नहीं किया आप लोगों ने, साइलेंट रह के वोट किया उन्होंने आपके खिलाफ। और सुनिए, और मेरे नेता का नाम इज्जत से लिया कीजिए, समझे आप? मैंने कभी जी के बिना बात नहीं की है। आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ये क्या होता है? नेता प्रतिपक्ष, 2 बार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं वो, तमीज से बात कीजिए। वैसे आपको आ नहीं सकती क्योंकि भाजपा ही है आप लोग, इसलिए ना तो आपको तमीज से आप बात कर सकते हैं, ना ही आप सच बोल सकते हैं। झूठ पर झूठ ही बोलते चले जाएंगे। जनता को बहुत झूठ बोला आपने। और सुनो, पिछले साल एक मिनट चुप रहो, पीछे मत बोलो, ज्योति जी इनको चुप कराइए। 26 जून 2023 को सिर्फ एक दिन मिला था अम्बाला में मनोहर लाल जी को और अनिल विज जी को ड्रग्स जलाने के लिए, दिखाने के लिए कि हमने 100 करोड़ की ड्रग्स जलाई हैं। लेकिन आई कहां से? वो सोर्स क्या था? वो तो इनकी पुलिस क्या कर रही थी? वो भी मौज मस्ती में थी क्या? कोई काम नहीं कर रही थी कि कौन से सोर्स है उनको पकड़ो? कोई काम नहीं किया इन्होंने। चाहे वो नशा, युवा, तभी तो रोज तो 50 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। कहां से आप किसान के हितैषी? 754 किसानों की हत्यारी आपकी सरकार। पहलवान बेटियों को रौंदा गया, खेल कोच को न्याय नहीं मिला,
और परमानेंट परेशानी पत्र आपने बनाया। प्रॉपर्टी आईडी में कितनी खामियां निकली कि 5वीं क्लास का पढ़ता हुआ बच्चा 5 लाख रुपए कमा रहा है। अरे आपने कहा पोर्टल रोहिला जी, सिवाय आप ही को एक फाइनल कमेंट का मौका देने वाली, थोड़ा सा काम ही क्यों लाओ जिसको आप परफेक्टली ना कर सको। सरकार में जब आप आते हैं तो आपको जनता की भलाई के काम करने होते हैं, लेकिन आपने एक भी काम भलाई का नहीं किया। पोर्टल रोहिला जी, इसके बाद आप ही से होगी, आपकी आवाज पहुंच नहीं पा रही, आप कुछ कह भी रहे होंगे तो नहीं सुनाई दे रहा है, थोड़ा सा रुक जाइए, इसके बाद आप ही के पास आ रही हूँ। नहीं, मैं वही बता रही हूँ, पोर्टल इन्होंने जान के बनाया ताकि इनके सिर्फ अपने लोगों को फायदा पहुंचे। प्रॉपर्टी आईडी और अब इसमें जो इंप्रूवमेंट कर रहे हैं पता नहीं वो कब तक होगी, टाइम कितना रह गया। अल्प उम्र में वैसे सरकार है केंद्र में भी और हरियाणा में भी। ठीक है, समय की पाबंदी कर लेंगे, कौन से तीरंदाजी कर लेंगे, कौन से तीर मार लेंगे। जो ये गुनाह कर चुके, जो ये कुकर्म कर चुके, उसका जवाब इनको जनता विधानसभा में ही देगी और बढ़ चढ़ कर देगी। इस बात से देखो किसको जवाब देगी, किसको नहीं, इसके लिए इंतजार। चुनाव हुए हैं उससे ज्यादा बढ़ चढ़ कर जवाब देगी आपको। किसको जवाब देगी, किसको जवाब नहीं देगी, ये आने वाले समय में पता चलेगा। बस रुकिए, नहीं, समय की पाबंदी हांडा जी। और कुछ कह रहे रोहिला जी, आप आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही थी। इनको अतिरिक्त बिजली खर्च। रोहिला जी कुछ कह रहे थे आप, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही थी, मैं इसीलिए आपको रोक रही थी। अब बोलिए। ज्योति जी, मैं ये कह रहा हूँ, मेरा मतलब बिल्कुल नम्र निवेदन है, जब भी प्रोपेगेंडा फैलाने की कोई भी कोशिश करे उसको टोकिए आप। भारतीय जनता पार्टी के किस नेता ने क्या बोला है अयोध्या के लिए, हमने हार स्वीकार की है, ठीक है ना। तो अब कौन क्या लिख रहा है आपका मतलब छोड़ो ना हमारे से। भारतीय जनता पार्टी का एक ऑथेंटिक कार्यकर्ता के नाते मैं कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता ने ऐसा कोई शब्द नहीं बोला जिससे किसी की भावनाएं आहत हो। रही बात किसानों की, तो मिर्चपुर में जो कांड हुआ था वहां से सैकड़ों लोगों ने घर छोड़ा है, वो उनके बारे में पता लिया आपने किसने कहा गए वो लोग। वो भारतीय जनता पार्टी की मनोहर लाल सरकार ने उनको बताया। आपके पास इस बात का जवाब नहीं होगा। ऐसे में बहुत से गिरवा सकता हूँ, रिवासा कांड पूछ लेना, आपके नेताओं के राज में हुआ था, ठीक है ना। चलिए ठीक है, सभी से मेरी भी अपील रहेगी कि जब भी बोले तो भाषा की थोड़ा सा मर्यादा रखिए, किसी का अपमान करके कुछ नहीं मिलता है। यहाँ पर अपनी अपनी बात रखें, अपनी पार्टियों के एजेंडे रखें तो बहुत अच्छा होगा। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लोकसभा चुनाव के बाद से अब विधानसभा चुनाव की तैयारियों में सभी पार्टियां लग चुकी हैं, अपनी अपनी बैठकें और अपनी अपनी तैयारियों में एक तरीके से एजेंडा तैयार करने में जुट चुकी हैं। तो फिलहाल आज के मसले में इतना ही। नमस्कार।